हाय फ्रेंड, आपका फिर से एक बार स्पेस क्लास में स्वागत है। मैं वर्तन सर। हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। तो इंटरनल वायरिंग में हमने 2 BHK और हाल की वायरिंग के बारे में पढ़ा। अब जितने थे इंटरनल वायरिंग के टाइप और क्वेश्चन हमने पूरी कोशिश की कम टाइम में आपको बताने के। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन हो इंटरनल वायरिंग का या सर्विस कनेक्शन का या एस्टिमेशन, आप चाहे जिसका करें, चाहे LT ST लाइन का करें, चाहे सब्सटेशन करें, अगर किसी भी क्वेश्चन में चाहे सर्व से सॉल्व करें, चाहे बुक से सॉल्व करें, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस वर्ष का यह पेपर है, मुझे यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप कृपया बताएं। तो हम सभी के कमेंटों को पढ़ेंगे और उसके बाद जितने आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो आप सब लोग अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें और क्वेश्चन भेजें, जिससे मैं आप सबके क्वेश्चनों को समझ सकें और आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके। तो आज हम सब पढ़ेंगे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक शेष रह गया है। ये लगभग हर तीसरे वर्ष पेपर में आता है, तीसरे या चौथे वर्ष में आता है। तो ये आपका है एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, शक्ति तार स्थापन का आकलन। यह भी आपका 30 से 40 नंबर में आता है। तो यह अगर आप इंटरनल वायरिंग समझ गए, ये जान लीजिए इसके समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं सब बताऊंगा। तो चलिए आइए समय को बर्बाद न करते हुए आइए देखते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर वायरिंग क्या है। शक्ति, अभी तक हमने जाना डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें लाइट फैन और प्लस उसमें भी पावर वायरिंग था, जिसके अंतर्गत 15 एम्पीयर का सॉकेट था। और 15 एम्पीयर सॉकेट के अंतर्गत ही हमने ये जाना कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, AC हो गया, उन सबका कनेक्शन करने कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना। अब आइए एक ऐसा पावर वायरिंग पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। जितने इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कमर्शियल विभाग हो, जैसे आप सब लोग अपने शहर कस्बे गाँव में देखे होंगे, फ्लोर मिल है, आटा चक्की मिल है, राइस मिल है, तो वह वो मोटरों के द्वारा चलाया जाता है। तो मोटरें जब भी लगी है या आपके कॉलेज में वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में मोटरों को चलाने के लिए कैसे हम वहाँ पे तार स्थापन करेंगे, उसको क्या रूल होंगे, मोटरें कैसे स्थापित की जाती है और मोटरों को कैसे कनेक्शन किया जाएगा, उनके लिए कितने एम्पीयर का फ्यूज लगेगा, केबल की मोटाई क्या होगी, इन सभी के बारे में हमको जानना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भाई पावर वायरिंग क्या है। तो पावर वायरिंग आपको बताया गया कि इंडस्ट्रीज में जितनी मोटरें लगी हैं उनको कनेक्शन देने की जो प्रक्रिया है हमारी आएगी पावर वायरिंग के अंतर्गत। तो इसके बारे में हमें ये जानना है कि भाई इंडस्ट्री में कैसे मोटरें स्थापित की जाती हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कुछ इसमें एक वर्कशॉप है, यह एक वर्कशॉप है, या मान लीजिए कोई फ्लोर मिल ही है, आटा चक्की मिल है। तो भाई आटा चक्की मिल है तो भवन के अंदर ही रहेगा, ठीक। तो मान रहे हैं यहाँ पे डोर है, दरवाजा है, और उसमें मान रहा है कि यहाँ पे एक आटा चक्की का मिल स्थापित है। अब जब आटा चक्की का जैसे मान ले रहे हैं ये मिल है, ये क्या है, मिल है। तो मिल आप देखेंगे भाई उसमें शाफ्ट रहता है और इसके बगल क्या होती है, मोटर होती है। तो मोटर के शाफ्ट से ये आपस में कपल, डायरेक्ट कपल रहते हैं या पुल्ली पट्टी द्वारा कपल रहते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा मोटर। भाई AC सप्लाई दे रहा है, AC मोटर रखेंगे, DC सप्लाई देंगे तो DC मोटर रहेगा। इसका शाफ्ट होता है। अब इसका यहाँ पे क्या होता है, मोटर में टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ हम सप्लाई देते हैं। तो भाई बाहर से सप्लाई सबसे पहले आता है। तो आपको पता है सप्लाई एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा। तो बाहर सप्लाई आएगा, पहले एनर्जी मीटर जाएगा। कहाँ पे आएगा, एनर्जी मीटर। तो भाई किसी एक कार्नर पे हम क्या करते हैं, एनर्जी मीटर रखेंगे। एनर्जी मीटर के बाद सप्लाई, तब आपको पता है कि मेन स्विच बोर्ड होता है जिसे हम MSB कहते हैं। तो भाई MSB मतलब मेन स्विच होगा, ठीक। अब ये जो मोटर है, मोटर को भी चलाने के लिए एक स्विच होता है, उस स्विच को कहते हैं मोटर स्विच। तो मोटर स्विच में क्या होता है, वो एक फ्यूज होते हैं, हैंडल होता है। जैसे मैं MSB मैंने इंटरनल वायरिंग देखा था कि कटआउट था, एक साथ सप्लाई काट दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अब चूंकि ये जो मोटर है ये सिंगल फेज का भी हो सकता है, 3 फेज का भी हो सकता है और 2 फेज का भी हो सकता है।
अब आपको पता है मोटरों को डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चलाया जाता है, मोटरों को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम मेन स्विच से सप्लाई ले जाएंगे भाई, यहाँ पहले मोटर के लिए एक स्विच बनाएंगे, ये मोटर का स्विच है, इसे कहेंगे मोटर स्विच। तो मोटर के स्विच के बाद इस मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर होगा। अब आप सभी लोग मशीन सेकेंड में पढ़ चुके हैं भाई, एसी के लिए स्टार्टर DOL स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसके बाद आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। आज स्टार्टरों के बारे में हमने जाना, यहाँ क्या रहेगा स्टार्टर रहेगा, फिर स्टार्टर से कनेक्शन तब हम मोटर में देंगे, ठीक। तो अर्थात कैसे कनेक्शन किया जाएगा उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। अब आइए कुछ रूल और नियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला रूल यह है कि जब भी किसी मिल में या इंडस्ट्रीज में जो मोटर स्थापित करो पहले एक फाउंडेशन बनाना। जैसे मान लीजिए ये मोटर स्थापित किया गया है, फ्लोरिड भी लगा है, तो इस पर क्या करेंगे पहले फाउंडेशन बना लीजिए, सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन बनाएंगे। और ये फाउंडेशन की जो ऊंचाई होती है, मतलब जो नींव बनाते हैं उसकी ऊंचाई होती है 20 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसकी ऊंचाई 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद ये जो मोटर रखा हो भवन में, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार से इसकी दूरी 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितने से? 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम जो जाए यह होता है 1.2 मीटर, मतलब दीवार से जो मिल या मोटर लगी है वह 1.2 मीटर। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के आधार पर जहां भी हम गणना करेंगे कि भाई दीवार से जो मोटर स्थापित रहेगा वह पूरी गणना 1.2 मीटर पे की जाएगी। तो वहां से केबल जो भी लगाया जाएगा, कंडक्टर पाइप बिछाई जाएगी, 1.2 मीटर ही हम लिखेंगे, तो पूरी दूरी यहाँ तक रहेगी। तो कुछ नियम है। और उसके बाद जो मोटर का स्विच और जो स्टार्टर है, जैसे मान लीजिए बोर्ड एक दीवार है, ठीक, बोर्ड दीवार है, और ये मान लीजिए ये फाउंडेशन है, ठीक, ये बोर्ड दीवार हो गया, फाउंडेशन है। अब इसी पर हमने मोटर स्थापित कर दी, तो मोटर इस दीवार से भाई 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहना चाहिए। या अब मान लेना एक जमीन है, फर्श है, फर्श पे रखा गया है, तो पहले वायर क्या होगा इस दीवार से डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा। एक बात ये बताया जा रहा था कि जो मोटर स्विच है, जो स्टार्टर है, अगर यहाँ मोटर है तो मोटर के जस्ट पीछे वाली दीवार पे ही, मोटर जहाँ पर रखे हैं उसके जस्ट पीछे ही दीवार पे मोटर का स्विच भी होना चाहिए और स्टार्टर भी होना चाहिए। यदि दीवार दूर है तो आप या तो यह कर सकते हैं, इसी मोटर के पीछे एक आप स्तंभ खड़ा कर दीजिए, स्तंभ खड़ा कर लीजिए और उसी पे मोटर स्विच और स्टार्टर को लगा दीजिए। अर्थात कहने मतलब यह है मोटर स्विच और स्टार्टर जब भी रहेगा आपका जहाँ मोटर है उसी के पीछे रहेगा, जिससे मोटर को ऑन ऑफ कंट्रोल करने में कोई परेशानी ना हो। ये बात हो गई। अब अगला जानिए, अब जैसे दीवार से, अब आपको पता है कि भाई हम सब इंटरनल वायरिंग जो पढ़े हैं, इंटरनल वायरिंग में हमने ये देखा था कि जो MSB होता है मेन स्विच और जो एनर्जी मीटर होता है, मान लीजिए धरातल है, ठीक, ये क्या नहीं धरातल है। थोड़ा अज्यूम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन बताने का पर्पज यह है कि आपको कोई सामग्री रखना ना पड़े और आप समझ जाए। तो मान लीजिए हो गया धरातल, ठीक, ये धरातल है। अब धरातल यहाँ पर है, ठीक। अब जो एनर्जी मीटर जो MSB है, इंटरनल वायरिंग में हमने ये देखा था कि यह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई एनर्जी मीटर MSB होता है। यहाँ भी वही रहेगा, एनर्जी मीटर MSB और MSB पर DB लगाते हैं, तो DB भी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहेगी। अब एक बात करते हैं, यहाँ पे जो मोटर का स्विच है और जो स्टार्टर है, जैसे वहाँ हम सब घरों में स्विच बोर्ड लगाते थे तो स्विच बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर होता था? 1.25 मीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ भी मोटर का स्विच और स्टार्टर भी फर्श से, मतलब धरातल से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर होता था। फिर उसके बाद रहेगा, फिर उसके बाद हमने देखा था जो क्षैतिज वायरिंग जाती थी वो 3.5 मीटर पे इंटरनल बन जाती थी। यहाँ जो क्षैतिज वायरिंग होगी वह आपका 1.5 मीटर से स्टार्ट होगा, 4 मीटर तक ऊंचाई तक जाएगा। 1.5 मीटर से स्टार्ट होगा, कितनी ऊंचाई तक?
4 मीटर तक जाएगा। एक बात और, वो इंटरनल वायरिंग में आपने देखा था कंडक्ट दीवार के अंदर जाए, अंदर लेके जा सकते थे और सरफेस पे भी वायरिंग किया जा सकता है, लेकिन पावर वायरिंग में, मोटरों की वायरिंग में आप इंटरनल वायरिंग नहीं ले जाएंगे। जब भी कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट को ही दीवार पे टिकाया जाएगा। दीवार के कंडक्ट को, जैसे मान लीजिए कंडक्ट हो तो क्लैंप के द्वारा दीवार पे ही कंडक्ट को टिकाया जाएगा। इसको इंटरनल है, क्योंकि भाई मोटरों के लिए केबल मोटा होता है और मोटा हो गया इसका हैवी वेट होगा, दीवार के अंदर नहीं टिकाया जा सकता है। और प्लस अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कंडक्ट है वह सरफेस कंडक्ट वाली की जाएगी, इंटरनल कंडक्ट वाली नहीं की जाएगी। और प्लस जहाँ पे एमएसबी है, एमएसबी के बाद डीबी जाता है, डीबी से वायरिंग से होते हुए वो आपका आएगा मोटर स्विच के पास, मोटर स्विच के बाद स्टार्टर, स्टार्टर से फिर मोटर जब आएगा वो आपका जमीन से होके आएगा। जैसे मान लीजिए मोटर है, ठीक, ये मोटर है और यहीं पे यहाँ पे मोटर स्विच है और स्टार्टर लगा है, तो यहाँ तक सप्लाई आने के लिए अब डायरेक्ट एयर की माध्यम से जाएगा कि आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ से आप पहले जाइए फर्स्ट धरातल तक, फिर धरातल में 20 सेंटीमीटर नीचे जाइए, धरातल में 20 सेंटीमीटर नीचे जाइए, अंदर अंदर आइए मोटर के फाउंडेशन तक और मोटर फाउंडेशन से फिर केबल निकल के तब इसके टर्मिनल बॉक्स में जाएगा। याद है, तो यहाँ पर पाइप चाहे सरफेस से ले जाओ, दीवार से ले जाओ कंडक्टर, और कंडक्टर यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, या तो पीवीसी कंडक्टर रहेगा या तो फिर आपका जीआई रहेगा। ज़्यादातर पीवीसी का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रकार का प्रयोग किया जाता है, एक होता है हार्ड कंडक्ट जिसे दृढ़ कंडक्ट कहेंगे, और एक है सुनम फ्लेक्सिबल जो लचीला कंडक्ट होगा। लचीला कंडक्ट कहाँ का प्रयोग होगा, ध्यान से सुने। तो देखिए लचीला कंडक्ट या मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच प्रयोग होगा, और प्लस जब जमीन में जाता है वो 20 सेंटीमीटर के नीचे जाएगा तो वहाँ से नीचे जब आएगा तो वो भी फ्लेक्सिबल रहेगा, और प्लस वहाँ से दीवार से लेके मोटर तक यहाँ फिक्स किया गया है जो होगा 1.2 मीटर होगा। या फिर से आप याद कर लीजिए कि मोटर जब भी रहेगा दीवार के पास ही रहेगा, ठीक, और मोटर से स्टार्टर कहाँ रहेगा, जस्ट मोटर के पीछे ही रहेगा दीवार पे, या तो कोई स्तंभ खड़ा करके किया जाएगा। और सप्लाई जब स्टार्टर से होके मोटर आएगी तो पहले जाएगी जमीन में 20 सेंटीमीटर नीचे गहराई पे, तो वहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप द्वारा होके आ जाएगा यहाँ पे मोटर तक। तो ये आपको पता रहे, इतना कुछ नियम है जिसके बारे में हमने कुछ जाना, और कुछ नियम है जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा उन सभी नियम के बारे में हम जानेंगे। तो आइए, तो हमने ये देखा कि भाई जो एनर्जी मीटर और मेन स्विच है वह धरातल से 1.5 मीटर ऊंचाई पर होगा, और जो हमारा मोटर स्विच है और जो स्टार्टर है वह धरातल से हमारा कितना, फर्श से कितनी ऊंचाई पर होगा, 1.25 मीटर पे। और यहाँ पे जो वायरिंग होगी वह आपका 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। कितने मीटर ऊंचाई पे, 2.5 मीटर ऊंचाई पे। या फिर यह मीटर हमने आपको बताया कि 2 तरीका है, एक तो 1.5 मीटर से लेके 4 मीटर तक ऊंचाई तक किसी भी दूरी पर आप रख सकते हैं, या तो छत वाले का 1.5 मीटर पे है या 2.5 मीटर पे है, जैसा मतलब छत की ऊंचाई है, या आप 4 मीटर कर सकते हैं, 3 मीटर कर सकते हैं, 2.5 मीटर कर सकते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करने में प्रयोग करेंगे केवल 1.5 मीटर, माने कि 1.5 मीटर की क्षैतिज वायरिंग जा रही है। और प्लस ये भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे हम मोटर तक सप्लाई 2 प्रकार से पहुँचाएंगे, एक सरफेस कंडक्ट द्वारा दीवार से होते हुए जाए, और एक पहुँचाएंगे एनर्जी एमएसबी से, मेन स्विच से डायरेक्ट आ जाओ जमीन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे मोटर रखा गया है, और मोटर जब भी होगा भाई बताया गया फाउंडेशन पर रहेगा, मान लीजिए फाउंडेशन, और ये धरातल हो गया और सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ पे सप्लाई है, ठीक। सप्लाई से डायरेक्ट अगर ले जाए दीवार से तो कंडक्ट से होते हुए लेके जाए तब मोटर तक पहुँचा, ये तो भाई सरफेस कंडक्ट द्वारा ले जाए। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं अंडरग्राउंड मेथड। अंडरग्राउंड का सप्लाई से तुरंत आप कंडक्ट निकालिए, केबल निकालिए, जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर जाइए, यहाँ से सीधे होते हुए जाइए फाउंडेशन के पास, फाउंडेशन की सप्लाई दे दीजिए किसके पास, मोटर स्विच के पास। अर्थात आप दीवार से होकर न जाके वहीं से सीधे मेन स्विच बोर्ड से ही सप्लाई को निकालिए, चले जाइए ग्राउंड में, ट्रंच बनाइए, ट्रंच मीन्स नाली बनाइए, नाली में केबल ले जाके मोटर को सप्लाई दीजिए। तो अर्थात
इंडस्ट्रीज में मोटरों तक कनेक्शन देना है तो दो तरीके से देना है। पहला है दीवार से होकर कंडक्टिंग पाइप के ले जाके दे सकते हैं, दूसरा है हम डायरेक्ट एमएसबी और डीबी से ही सप्लाई ले जाए धरातल में। अब यहाँ से मान लीजिए सप्लाई नहीं स्कैनर पे, अब मोटर स्कैनर पहुंचा, मान लीजिए 20 मीटर लंबा हाल है तो हम क्या करेंगे यहीं से सीधे पहले जमीन में चले जाएंगे 20 सेंटीमीटर, अब अंदर अंदर वाले में जाके हम पहुंचा देंगे किसके पास, फाउंडेशन पर। फाउंडेशन से मोटर को प्रेशर दिया जाएगा। अर्थात हम सब समझ चुके कि मोटरों का कनेक्शन दो प्रकार से किया जाएगा, एक सरफेस कंडक्टिंग द्वारा और एक क्या होगा अंडरग्राउंड द्वारा। तो अंडरग्राउंड द्वारा डायरेक्ट वही एमएसबी और डीबी से बाहर जाएगा और सीधे मोटर के स्विच तक पहुंच जाएगा। ये बातें हमने जाना। अब यहाँ पे एक बात और आपको ये बताना है कि जैसे इंटरनल वाले में आप सब पढ़ते थे कि भाई वितरण डायग्राम कैसे बनाया जाए, तो मोटरों में भी वितरण डायग्राम बनेगा और कैसे एक मोटर है तो भाई एक ही एमएसबी दिया जाएगा। हाँ एक बात और जानिए, जैसे आप लोग देखते थे कई घर होते थे, हर घरों में एक ही घर एक परिपथ से 2-3 घर जुड़ जाते, 2-3 हम घरों को सप्लाई दे सकते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग सप्लाई जाना चाहिए, प्रत्येक मोटरों के लिए अलग अलग कंडक्ट जाएगा, उनका अलग अलग सप्लाई किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा वही आज देखते हैं। तो ठीक है, आइए देख लिया जाए कि कैसे इसका वितरण डायग्राम बनता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो भाई आपको समझाने के लिए था, आप सब बैठ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम भूल गए बताने के लिए। तो देखिए आप सब का पेपर नजदीक है, आप ये वीडियो रिलैक्स होकर देखते रहिए बिना टेंशन के, क्योंकि जैसे वीडियो का एंड होगा वैसे आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि मतलब पावर वायरिंग कैसे की जाती है। अगर जिसको इंटरनल वायरिंग पता है तो पावर वायरिंग में कोई उसको टेंशन नहीं होगा। तो ये देखते हैं, मान ले रहे हैं पहले बताया गया कि सप्लाई कहाँ आएगी, एनर्जी मीटर में आएगी। तो मैं यहाँ पर एनर्जी मीटर दिखा दूँ, चलिए क्या है एनर्जी मीटर। अब चूंकि यहाँ पे मोटर सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है, चलिए हम 3 फेज का दिखा दें। ज़्यादातर मोटर इंडस्ट्री कौन सी होती है, 3 फेज की होती है, सिंगल फेज इतनी मोटर होती नहीं, तो हम 3 फेज का ही बना रहे हैं। तो भाई 3 फेज है तो आर फेज आया, वाई फेज आया, बी फेज आया, ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज हो गया। फिर मान लीजिए आर है पहला पॉइंट, तो यहीं से इसकी बगल से आर का दूसरा पॉइंट निकालना। फिर ये वाई है, वाई के इसी बगल से दूसरा पॉइंट, ये बी है उसका दूसरा पॉइंट निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कैसे चाहे जैसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी मीटर की बात इसका मेन स्विच होगा, मुख्य स्विच कहा जाता है। अब मुख्य स्विच में आपको पता है भाई यहाँ पे हैंडल होता है, मुख्य स्विच में हम हैंडल दिखाते हैं, ये हैंडल दिखा दिए। अब चलिए यहाँ पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज। बी फेज मोटरों में न्यूट्रल नहीं जाता है, जब तक हमको लाइट फैन नहीं चलाना होगा तब तक न्यूट्रल नहीं दे जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनके कॉन्टेक्ट बना दिए, इनके कॉन्टेक्ट। अब आपको पता है भाई एक फेज इससे जोड़ दीजिए, एक फेज इससे जोड़ दीजिए और एक फेज इससे जोड़ दीजिए, जुड़ गया। अब सभी फेजों में फ्यूज लगाया जाता है, तो सभी फेजों में आप फ्यूज लगा देंगे ऐसे, सभी फेजों में फ्यूज लग गया। ठीक, अब सबको कनेक्शन कर दीजिए। अब मान लीजिए एक ही अगर मोटर होती, एक ही मोटर अगर मोटर होती तो यहाँ से आर फेज, वाई फेज, बी फेज दे देते थे। अब इसे हम कह रहे हैं मेन स्विच, इसका नाम है मेन स्विच, जहाँ से पूरी सप्लाई एक साथ काट दी जाएगी। अगर एक ही मोटर है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक आर फेज निकालेंगे, एक वाई फेज निकालेंगे, एक बी फेज निकालेंगे, एक ही मोटर को हमने कनेक्शन कर दिया। अब जैसे मान ले एक मोटर ना होके इंडस्ट्रीज में कई मोटरें हैं, क्या करते हैं आटा चक्की के लिए अलग है, राइस के लिए अलग है और सरसों की पेराई के लिए अलग मोटर लगी है, 3 मोटरों का कनेक्शन देना होगा। तो हम एक मेन स्विच से नहीं देंगे, हम क्या करते हैं इसके बाद परिपथ का बंटवारा करेंगे। तो परिपथ बंटवारा हम कैसे करते थे, वितरण बोर्ड से। तो यहाँ भी हम एक वितरण बोर्ड बनाएंगे, तो वितरण बोर्ड से सब बंटवारा किया जाएगा। ये तो हो गया एक मोटर। अगर मान लीजिए कई मोटर हैं तो कई मोटरों के लिए हम क्या करेंगे, पहले डीबी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब वितरण बोर्ड। यहाँ वितरण बोर्ड कैसे किया जाता है उसको भी देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे वितरण बोर्ड ले लेंगे, ले लें वितरण बोर्ड है। अब वितरण बोर्ड वहाँ पे स्टिप होती है, फेस के लिए अलग पत्ती होती है 3 मीटर के लगे, यहाँ क्या होगा वायर होगा,
एक पत्ती, यहाँ भी वायर पत्ती ही होगी, पीतल की पत्ती होती है। एक रहेगा आर फेज का, एक रहेगा वाई फेज का, एक रहेगा बी फेज का, ऐसे पत्तियाँ हैं। ये हो गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज। यहाँ पर मतलब 10 बार क्यों दिया जाता है। ये एक फेज हम क्या किए, इससे जोड़ दिए, एक फेज इससे जोड़ दिए, एक फेज इससे जोड़ दिए, ये जुड़ गए, तीनों फेज जुड़ गए। अब जैसे मान लीजिए हमको 3 मोटरों का कनेक्शन देना है, कितने मोटरों के लिए, 3 मोटर के लिए। तो 3 मोटर के लिए कनेक्शन अगर देना है, भाई थोड़ा वीडियो में नहीं दिखेगा, इसको और बड़ा बना दिया जाए जिससे आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि एक बार अगर सर्किट समझ आएगा, ये सर्किट बार बार हमको क्वेश्चन में रिपीट करना है। तो चलिए मान ले रहा है ये वितरण बोर्ड हो गया ऐसे, ठीक, यह है आर फेज, इसको कलर चेंज कर देना है वायर को दिखाने के लिए। चलिए कलर चेंज कर दें, मान लीजिए आर फेज, वाई फेज, जी फेज, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जितने फेज हैं तीनों फेज, मान लीजिए आर फेज इसको दे दिए, वाई फेज इसको दे दिए, बी फेज इसको दे दिए, जैसा है वैसे दे दिया। किसी एक को भी आर वाई मान सकते हैं। अब चूंकि यहाँ ये आर था तो ये वाला आर है, ये आर फेज है, सॉरी भाई ये आर फेज है, तो इसकी जस्ट बगल जो है ये आर फेज है, ये वाई फेज है, बी फेज, तो ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, हो गया। अब क्या करना है, तो 3 मोटरों को सप्लाई देना है। तो भाई 3 फेज मोटर है, तीनों के लिए एक फेज जाएगा। तो पहले मोटर के लिए आप दे दीजिए आर फेज, फिर पहले मोटर के लिए दे दिए वाई फेज, दूसरे मोटर पहले मोटर के लिए क्या दे दिए, बी फेज। अब आपका प्रत्येक मोटरों को जैसे आप फेज सप्लाई देते थे, परिपथ देते थे, प्रत्येक में फ्यूज लगता है, तो यहाँ भी प्रत्येक में फ्यूज लगेगा। तो भाई आर फेज में एक फ्यूज लगा देने से कोई फॉल्ट हो तो हमारा मोटर डैमेज ना होने पाए, फ्यूज डिस्कनेक्ट कर दे, तो आर फेज में फ्यूज, फिर ऐसे ही वाई फेज में एक फ्यूज, ऐसे ही बी फेज में एक फ्यूज लग जाएगा। जितने फेज है उतने फ्यूज लगे। ये मान लीजिए कोई मोटर है, आटा मिल के लिए गए, ये आटा मिल का मोटर हो गया। अब मान लीजिए हमें राइस मिल के लिए जाना है, उसके लिए वो भी 3 फेज है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे भाई, यहाँ से ले जाइए आर फेज, फिर उसके बाद क्या है, ले जाइए वाई फेज, फिर क्या ले जाइए बी फेज, ले गए। अब भाई प्रत्येक में क्या रहेगा, फेज में फ्यूज लगा रहेगा, प्रत्येक फेजों में फ्यूज रहेगा, तो प्रत्येक फेजों में फ्यूज रहेगा, यहाँ प्रत्येक फेजों में क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। ये जोड़िए, ये मान लीजिए हमारा हो गया राइस मिल के लिए, क्या हो गया, राइस मिल के लिए हो गया, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ जैसे दिखाए 2 के लिए, तैसे 3 मोटर हो सकता है, 4 मोटर, अर्थात जितने मोटर होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, ये वितरण बोर्ड है, वितरण बोर्ड से उतना परिपथ हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप रखी है, आर फेज की, वाई फेज की, बी फेज की स्ट्रिपेज है, और सभी फेजों में क्या लगा रहेगा, फ्यूज लगा रहेगा। यहाँ पे वितरण चित्र हम इस प्रकार बनाएंगे, ये आपको पता हो जाए। तो चलिए, जब हमको ये जानकारी मिल गई वितरण चित्र कैसे बनता है, और इसे हम मेन स्विच कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं वितरण बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहाँ बंटवारा किया जा रहा है, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यह है, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ, इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब केवल एक लाइन आई, पहले कहा गया एनर्जी मीटर में चित्र बताया गया है, सर्किल में सिंबल बनाओ, सर्किल में आयत, एनर्जी मीटर सिंबल, एनर्जी मीटर में कहा गया मेन स्विच में, तो मेन स्विच दिखा दीजिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, और पी दिखा दिए, मतलब अगर पी नहीं लिखेंगे समझेंगे लाइट फैक्टर मेन स्विच है, पी लिखेंगे मतलब पावर सर्किट का मेन स्विच है, ठीक। मेन स्विच के बाद क्या है, वितरण बोर्ड है, उसके बाद वितरण बोर्ड में चले जाइए। वितरण बोर्ड में तो हैंडल होता नहीं है, क्योंकि सादा रहता है, वितरण बोर्ड में सादा है, ठीक। ये हमारा डीबी हो गया, ठीक। अब डीबी से परिपथ का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, जिससे हमने 2 मोटर दिखाया है, तो भाई पहले के लिए एक लाइन, दूसरे के लिए दूसरी लाइन हो गई, ठीक। अब बाहर से बाहर सप्लाई से जा रही भाई, इधर से कितने तार आ रहे हैं, 3 फेज वायर है, 3 तार आए, 1 2 3, तो ऐसे ही मान लीजिए इधर आगे करके चला गया। अब इधर हमने 3 तार लिया है, 1 2 3 वायर, 3 वायर, फिर एनर्जी मीटर के बाद 3 वायर गया है, ये देखो 3 वायर है, 1 2 3 वायर, फिर इसके बाद 3 वायर है, इसके बाद 3 वायर है, फिर डीबी के बाद जितने परिपथ है, कितने परिपथ, पहला परिपथ, दूसरा परिपथ, तो भाई प्रत्येक परिपथ में 3 वायर है,
3 वाले हो गए। तो ये ऐसे में इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। ये बातें हो गई। अब हर चीज़ें क्या होगी, तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे। अगर सिंगल लाइन डायग्राम पूछेगा तो आप ऐसे सिंगल लाइन बना के दिखा सकते हैं। तो ये इतनी बातें थी। तो टाइम को और ना हम वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं कि अगर हमको मोटरों की पावर वाली सॉल्व करना है तो कितने स्टेप से गुजरेंगे और क्या क्या जानकारी हमें चाहिए। तो जो स्टेप है पहले हम उसके स्टेप बारे जान लें और प्रत्येक स्टेप में हम बताते चलेंगे कि स्टेप का क्या मतलब है, क्योंकि वही चीज़ अगर एक बार बता जाए फिर वही चीज़ लिखाया भी जाएगा तो लिखाते भी चले और बताते भी चले। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, मेरा यह भी एक अनुरोध आपसे है कि आप इस वीडियो को मतलब देखें, बिना देखे मत इसको बंद करिए। आप जैसे मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर रह के रूम लेके रह रहे हैं, तो आप खाना बना रहे हैं, आप उस समय या खाली टाइम है जिससे आपको रिलैक्स टाइम है कि चलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरनल वायरिंग है या कुछ भी है उसको रिवीजन कर लें, तो उस टाइम आप इसको देखिए। और जो आपका आधा सब्जेक्ट जिसकी तैयारी नहीं हुई है आप उस पर विशेष टाइम दीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो थोड़ा भी टाइम देंगे तो आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने बातें किया कि भाई पावर वायरिंग में सॉल्व करने का स्टेप क्या होता है। तो ये पहले हम उसके स्टेप के बारे में जानते हैं। ठीक, तो देख लिया जाए कि स्टेप क्या। हाँ फ्रेंड, आइए देखते हैं कि पावर वायरिंग हल करने के क्या स्टेप है। तो हर एक क्वेश्चन की तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही प्रत्येक में पूर्वानुमान है। तो यहाँ पूर्वानुमान में ये लिखा जाएगा कि भाई मोटर कितने HP की है, उसकी इफिशियंसी क्या है, दक्षता क्या है, उसका पावर फैक्टर कितना है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कौन सी विधि प्रयोग किए हो हल करने के लिए, सरफेस कंडक्टर वाले प्रयोग किए हो कि अंडरग्राउंड मेथड प्रयोग किए हो। फिर इसमें कौन सा केबल प्रयोग किए हो, जैसे हम सब PVC केबल का प्रयोग करेंगे, एल्यूमिनियम चालक का, सिंगल कोर का है कि 3 कोर का है, ये सब जो नीचे है, और कंडक्ट कितने लेंथ में उपलब्ध है, ये सब जो चीज़ें होती है हम सब पूर्वानुमान लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करा जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से पूर्वानुमान आपको बता दिया जाएगा। जैसे हर एक का 5-6 स्टेप होता है, जैसे इसका भी 5-6 स्टेप है। फिर इसके बाद इसमें हम बनाएंगे इनका प्लान डायग्राम, जितने मोटर का प्लान डायग्राम है या चित्र है वो बनाएंगे। तो दूसरे स्टेप में आएंगे डायग्राम, इसमें आएंगे डायग्राम, प्रत्येक जितना भी डायग्राम होगा उनको हम दिखेंगे यहाँ पे डायग्राम। तीसरे स्टेप में हम आएंगे, जो तीसरा स्टेप है तब निकालेंगे विद्युत धारा की गणना। तो विद्युत धारा की गणना की जाएगी। अब विद्युत धारा की गणना क्या की जाती है भाई, आपको पता है विद्युत धारा के माध्यम से ही फ्यूज की माप होती है, केबल की माप ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा की गणना करेंगे। तो विद्युत धारा की गणना क्या होगा, पहला यहाँ देखिए, अगर मोटर DC है, यदि मोटर DC हो तो, यदि मोटर DC हो तो, कौन सी मोटर, अगर मोटर DC हो तो तब धारा का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई DC के आपको फॉर्मूला पता है, P बराबर क्या होता है, VI। ठीक, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर P/V। तो DC के लिए यही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक, और P किस में रहे, वाट में रहना चाहिए। दूसरा क्या होगा, AC मोटर हो, सिंगल फेज की AC मोटर है, सिंगल फेज AC मोटर के लिए, चलिए सिंगल फेज AC मोटर के लिए। तो सिंगल फेज AC मोटर के लिए भाई आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है, या सिंगल फेज अगर है, चलिए P ही लिखिए, तो फॉर्मूला होता है VI cos, पावर फैक्टर का गुणा रहेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, P/V cos। ठीक, अब पावर वाट में रहना चाहिए, किसमें रहना चाहिए, वाट में, सिंगल फेज। यही देख लीजिए 3 फेज के लिए। तो 3 फेज AC मोटर के लिए क्या होगा, 3 फेज AC मोटर के लिए, तो 3 फेज AC मोटर के लिए क्या √3 के इसमें गुणा कर देंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला लिख दे रहा है, P √3 VI cos, यह होगा। तो इसलिए करंट I बराबर 75 कर लीजिए, P/, क्या हो जाएगा भाई, P/√3 V cos, यह होगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें,
यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मूला आप किसमें लिखते थे, इंटरनल वायरिंग में करंट निकालने के लिए ऐसा लिखा जाता था, पावर कितना दिया तो उसके आधार पर लिखते थे। लेकिन एस्टिमेशन आप किसमें करते थे, ओवरहेड लाइन करते थे। लेकिन भाई मोटर की कैपेसिटी के आधार पर करंट निकाला जाएगा और दक्षता के आधार पर, कैपेसिटी को चाहे दक्षता के आधार पर। तो फॉर्मूले में हमने क्या दक्षता प्रयोग किया है, फॉर्मूले में क्या दक्षता प्रयोग किया गया है। अच्छा ध्यान से सुनो, जैसे कहते हैं कि आटा मिल पे जो मोटर लगी 5 HP की है, 10 HP की है, 20 HP की है, कहीं 5 हार्स पावर की है, 10 हार्स पावर की है, तो अर्थात हार्स पावर बता रहा है वो जो मोटर पे नेम प्लेट पे लिखा है इतनी HP है उसका वो आउटपुट पावर होता है। और कहीं इसकी इफिशियंसी 80% है, 90% है और इसका पावर फैक्टर इतना है। तो आपका इफिशियंसी और आउटपुट पावर के आधार पे, इनपुट पावर के आधार पे करंट निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, ये फार्मूला तो नॉर्मल बताया गया, लेकिन मोटरों की इफिशियंसी है तो मोटरों की इफिशियंसी के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि भाई उसको ये तो सर्विस कनेक्शन भी ऐसा होता है। तो मोटरों के लिए इफिशियंसी के जो फार्मूला होता है, पढ़ जाएंगे जितनी मोटरें हैं उनका क्या होगा। जैसे पहले दिया है मोटर की दक्षता कितनी है, ठीक, उसके बाद मोटर का पावर फैक्टर कितना है, AC होता है, AC क्या होगा, पावर फैक्टर होगा। लेकिन DC में पावर फैक्टर नहीं होगा, वहाँ पर दक्षता का आधार किया जाएगा। ठीक, तो पहला हम बात कर रहे थे DC मोटर हेड, DC। हाँ एक बात और, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए आप, चूंकि आपको पता है कि दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, यह होता है। अध्याय सुनो, जैसे आउटपुट पावर को हम Q से दिखाएंगे, चाहे AC हो चाहे DC हो, आउटपुट पावर को Q से दिखाएंगे। और जो इनपुट पावर है DC के लिए इनपुट पावर होगा VI केवल, एक सिंगल फेज के लिए हो जाएगा VI cos फाई, 3 फेज के लिए हो जाएगा √3 VI cos फाई। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए यहाँ जो होगा ये इनपुट पावर दिखाया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, पहला हम बात करने जा रहे हैं DC के लिए। किसके लिए, DC मोटर हेड। अगर DC मोटर लगी है फैक्ट्री में, DC मोटर हेड इटा इक्वल टू Q अपान इनपुट पावर क्या होगा भाई, DC के लिए बताया गया है क्या होगा VI। तो I का मान कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q अपान ईटा V, यह होगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए दूसरा चलते हैं, सिंगल फेज AC मोटर है, सिंगल फेज AC मोटर हेड। तो सिंगल फेज AC मोटर हेड डायरेक्ट भाई यही लिखा जाए, या तो आप चलिए इफिशियंसी बराबर जैसे यहाँ लिखे हो आउटपुट पावर को Q से ही दिखाएंगे अपान इनपुट पावर DC के कर VI होगा, सिंगल फेज के लिए क्या होगा VI cos फाई होगा। यहीं से करंट निकालना है तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट Q आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर Q, करंट 75 यहाँ कर लीजिए, ईटा नीचे चले जाइए, ईटा V cos फाई, ये हो गया किसके लिए, सिंगल फेज के लिए। अगर 3 फेज हो तो 3 फेज AC मोटर के लिए, 3 फेज AC मोटर के लिए आइए देखते हैं। तो 3 फेज AC मोटर के लिए टाइम करंट दिख रहे हैं, इसे √3 का गुणा कर दीजिए। I इक्वल टू आउटपुट पावर को Q से दिखा रहे हैं और √3 का गुणा कीजिए, √3 ईटा V cos फाई। अच्छा आप सब बताइए, जब आप फैक्ट्री देखे होंगे वेल्डिंग मशीन भी लगी होती है और वेल्डिंग मशीन किससे चलती है, ट्रांसफार्मर की तरह चलती है। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर दिखाया जाता है किसमें होता है, KVA में होता है। यदि पावर KVA में दिया हो तब हम कैसे उसका करंट निकालेंगे। यदि फैक्ट्री में वेल्डिंग मशीन हो, क्या हो वेल्डिंग मशीन होगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का ध्यान दिया जाता है। तो चलिए चौथा चलते हैं, यदि वेल्डिंग मशीन हो, कौन सी मशीन हो भाई, वेल्डिंग मशीन हो तो पावर किसमें रहेगा, तो जो पावर है वह रहेगा KVA में होता है। तो उसके लिए क्या होगा, अब KVA होगा तो क्या पावर फैक्टर KVA होता है, क्या नहीं होता है, केवल VI होता है। तो अब वहाँ के लिए लिखेंगे I इक्वल टू करंट का मान आउटपुट पावर, वहाँ दिया रहेगा कि भाई कितने KVA का है, वो 5 KVA 10 KVA 20 KVA वहाँ पर लिखा रहेगा, वही इसका आउटपुट पावर, या आउटपुट पावर किसमें दिया रहेगा, KVA दिया रहेगा। और
जो इनपुट पावर है तब उसमें अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज के लिए क्या लिखेंगे, ईटा भी कास फाई नहीं रहेगा, सिंगल फेज में ईटा भी रहेगा। ये किसके लिए है, सिंगल फेज के लिए। अगर थ्री फेज है, अगर थ्री फेज के लिए निकालना है तो थ्री फेज के लिए कास फाई पे हटा दीजिए तो रूट 3 ईटा भी रहेगा। तो भाई थ्री फेज के लिए आपका सब सेम फार्मूला वही रहेगा। आउटपुट पावर दिया रहेगा किसमें रहेगा, केवीए में। अगर केवीए में है तो हो जाएगा √3 ईटा भी रहेगा। तो याद है, तो इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दिया, आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि हमने ये देखा पहला स्टेप था पूर्वानुमान, दूसरा स्टेप था क्या, सेकेंड स्टेप था डायग्राम, चित्र बनाना है। जैसे वितरण डायग्राम हो गया या प्लान डायग्राम हो गया, तो कैसे बनेगा, तो डायग्राम में पहला हम बनाते हैं प्लान डायग्राम। क्या बनाएंगे, प्लान। फिर उसके बाद बनाते हैं उनका मल्टी लाइन वाली डायग्राम। अगर एक मोटर मल्टी लाइन डायग्राम तो दिखा जा सकता है, एक मोटर है। अगर कई मोटर होंगी मल्टी लाइन डायग्राम न दिखा करके तब हम उनका बनाते हैं क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या प्लान डायग्राम हो सकता है, मल्टी लाइन डायग्राम हो सकता है, ठीक। उसके बाद इनका होगा सिंगल लाइन डायग्राम हो सकता है, सिंगल, ये सब चीजें इधर ही रहेंगी। सिंगल लाइन डायग्राम हो सकती है, लाइन डायग्राम हो सकती है, ठीक। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ये दूसरे स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा विद्युत धारा की गणना। तो विद्युत धारा की गणना के लिए हम क्या करते हैं, मोटर की कैपेसिटी पता हो, पावर फैक्टर पता हो और वोल्टेज तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। तो हम बता रहे हैं कि दक्षता का मामला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर हम किसे दिखाएंगे, इनपुट पावर प्रत्येक के लिए अलग होगा। जैसे डीसी है तो डीसी के लिए इनपुट पावर केवल VI लिखेंगे, तो यहाँ सारे 75 कर लें कि ऊपर ईटा हो जाएगा। अगर सिंगल फेज AC मोटर है तो इनपुट पावर का फार्मूला हो जाएगा VI cos फाई, वहाँ से करंट I 75 कर लेंगे तो Q अपॉन ईटा भी cos फाई हो जाएगा। अगर थ्री फेज AC मोटर है तो उसके लिए इनपुट पावर होगा भाई √3 ईटा भी cos फाई y रहेगा, तो 75 कर लेंगे तो करंट वाला √3 ईटा भी cos फाई हो जाएगा। अगर वेल्डिंग मशीन दिया है, केवीए में पावर दिया है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर का गुणा, सिंगल फेज है तो पावर फैक्टर क्या ईटा भी लिखेंगे, पावर फैक्टर नहीं रहेगा, सेम इसी तरह पावर फैक्टर हटा दो वही केवी वाला हो जाएगा। अगर थ्री फेज है तो √3 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें जाना तीसरे स्टेप में विद्युत धारा की गणना करेंगे। अब विद्युत धारा गणना क्यों की जाती है, आपको पता है कि भाई केबल की मोटाई और फीस की माप की डिजाइन करने के लिए की जाएगी। अब आइए चलते हैं, अब यहाँ पे ये तो हो गया थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में यही बताया जाएगा कि करंट का जब करंट निकल जाएगा, हाँ एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो ये करंट निकालेंगे इस करंट को हम कहेंगे फुल लोड करंट, क्योंकि जितनी पावर है वो फुल लोड पे मोटर चलेगी। ये जो भी करंट आई है इससे जो भी करंट निकालेंगे वो फुल लोड करंट है। तो हम कहेंगे भाई जैसे फुल लोड करंट जो जितनी करंट निकालेंगे ये सब क्या है, फुल लोड करंट है। अब आपको ये भी पता है, मशीन में पढ़े होंगे कि मोटर की जो स्टार्टिंग करंट होती है वह फुल लोड करंट का 5 से 7 गुनी अधिक करंट लेती है। अगर फुल लोड पे वो 5 एम्पीयर चल रही है तो स्टार्टिंग करंट उसकी 5 अगर गुनी आ जाए तो होगी भाई, अगर 5 एम्पीयर चल रही फुल लोड पे 5 गुनी कितना होगा, 25 एम्पीयर होगा। अगर 25 एम्पीयर हो जाए, अगर 5 एम्पीयर पर हम फ्यूज डिजाइन कर दें तो स्टार्टिंग में करंट उसकी 25 एम्पीयर होगी तो फ्यूज हमारा बर्न आउट हो जाएगा। तो अर्थात तो मोटर का हम कितना फ्यूज लें और कितनी मोटाई लें वह फुल लोड करंट पर नहीं निर्धारित की जाएगी, वो जब भी निर्धारित की जाएगी उसकी स्टार्टिंग करंट पे की जाएगी। ये जो फार्मूले से हम करंट निकाले हैं इस करंट को हम कहते हैं फुल लोड करंट कहते हैं। क्या कहा जाएगा, फुल लोड करंट। इसको एफ दिखा रहे हैं, एफ मतलब है फुल लोड करंट। जितना फार्मूला निकला है यह सब फुल लोड करंट के लिए, इसके लिए है फुल लोड करंट। तो मोटर पर फ्यूज की माप और केबल की मोटाई किस पर निर्धारित की जाएगी, स्टार्टिंग करंट पर। तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होगा, स्टार्टिंग करंट निकालना है तो मोटर का स्टार्टिंग करंट IS से लिख रहे हैं, स्टार्टिंग करंट या फुल लोड करंट का 1.5 गुना लेते हैं। कितना लेंगे, 1.5 गुना। फुल लोड करंट का 1.5 गुना कर देंगे तो हमारी स्टार्टिंग करंट आएगी। इसी करंट पर ही हम फ्यूज की माप डिजाइन करेंगे
केबल की माप की भी डिजाइन की जाएगी। स्टार्टिंग करंट निकाली जाएगी, फुल लोड करंट का डेड होगा, यही हो जाएगा। इसी के आधार पर हमारा फीस का माप, फिर होता है एमएसडी, डीबी की माप और प्लस केबल की मोटाई निर्धारित की जाएगी। यहाँ तक हम निकालते हैं। जब हमारा तीसरा स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा तब हम चौथे स्टेप में आते हैं, लिखेंगे उसमें केबल व स्विचों की माप, चाहे एमएसडी हो चाहे डीबी हो। तो चौथे स्टेप में आप लिखेंगे, चौथा स्टेप है, चलिए नीचे यहाँ नहीं लिखेगा भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चौथे स्टेप में चलते हैं। 2 मिनट में आप ले लीजिए, 2 सेकंड में ले लीजिए भाई। चलिए हो गया, इसको इरेज करते हैं। पहला स्टेप था पूर्वानुमान, दूसरा स्टेप था डायग्राम, प्लान डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। फिर तीसरा स्टेप था हमारा विद्युत धारा की गणना। अब विद्युत धारा गणना क्यों की जा रही है, केबल की मोटाई ज्ञात करने के लिए और फीस की माप डिजाइन करने के लिए। तो हम आज चौथे स्टेप में लिखेंगे केबल की माप व स्विच की माप। चौथा स्टेप है केबल की माप व स्विचों की माप, स्विचों की माप। ठीक, तो भाई आपको अब क्या पता हो गया, करंट पता हो गया है। तब उसी के आधार पे आप लिखेंगे टेबल से, भाई टेबल से केबल की माप, जो टेबल चला है तो देखते हैं, लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, स्विच की माप। स्विच क्या है, एमएसडी और डीबी। हाँ एक बात और, जैसे स्विच के कई मोटरें अगर लगी हैं तो हम किस मोटर के करंट के आधार पे एमएसडी और डीबी की डिजाइन करेंगे। जो सबसे अधिक करंट वाली रहेगी मोटर, जो सबसे अधिक ज़्यादा करंट वाली रहेगी, उसी करंट के आधार पे मेन स्विच की फ्यूज की डिजाइन की जाएगी, याद रखें। और केबल की भी मोटाई, जो सबसे अधिक करंट लेगी मोटर, उसी के आधार पे केबल की मोटाई भी डिजाइन की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हो गया टेबल से केबल की माप आ जाएगा। फिर लिखेंगे मेन स्विच की माप। इसकी माप मेन स्विच में क्या होता है, किट कैट फील होता है, उसी की माप लिखा जा रहा है। मेन स्विच की माप वो लिख दिया जाएगा, जैसा क्वेश्चन है वहाँ बताया जाएगा। फिर उसके बाद मेन स्विच के बाद डीबी की माप, मेन स्विच की माप क्या हो जाएगी, डीबी की माप, ये सब चीज़ें लिख दिया जाएगा। इतनी बातें हो गई। अब एक बात और आपको बता दें, यहाँ पे जितनी मोटरें होंगी उनका अलग अलग करंट आएगा, तो उनके लिए डीबी से अलग अलग करंट वाला फ्यूज लगाया जाएगा। अलग, जैसे वहाँ पे लिखा आटा मिल का अगर मोटर है उसी करंट लगाएगा तो उसके लिए अलग फ्यूज लगाएंगे। आटा चक्की राइस मिल है तो उसके लिए अलग करंट है, उसके अलग फ्यूज। वो कहाँ लगेगा, डीबी में लगेगा। लेकिन मेन जो फ्यूज रहेगा वो आपका एक ही रहेगा, वो मैक्सिमम करंट वाले के लिए आधार पर डिजाइन किया जाएगा। ये बातें हो गई हमारा, अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अपने आप समझाएगा। ये हो गया केबल की माप और स्विचों की माप। आते हैं पांचवा स्टेप में हम कंड्यूट व केबल की लंबाई निकालेंगे। तो पांचवा स्टेप है केबल व कंड्यूट की लंबाई निकालना। तो केबल व कंड्यूट की लंबाई निकालना या ज्ञात करना, केबल व कंड्यूट की लंबाई ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं इसको भाई। आप चलिए यही लिख रहे हैं, पांचवा स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है, एक और है। ये पांचवा स्टेप है कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। पहले हम कंड्यूट निकालते हैं, कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है। इसके लिए हम खंड बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। पहला होता है खंड तार स्थापन खंड, तार स्थापन खंड। दूसरा स्टेप होता है केबल की संख्या, दूसरा स्टेप है केबल की संख्या। ठीक, तीसरा स्टेप है केबल की संख्या। जब हो जाएगा तो लिखेंगे केबल का प्रारूप, कंड्यूट का प्रारूप, कंड्यूट का प्रारूप। वही बता रहे कंड्यूट का प्रारूप क्या है, कंड्यूट का
प्रारूप, मतलब दृढ़ कंडक्ट है कि सुनम कंडक्ट है। कंडक्ट का प्रारूप के बाद कंडक्ट का माप, कितनी मोटाई का कंडक्ट यूज करेंगे, कंडक्ट का माप रहेगा mm। ठीक, कंडक्ट का माप जब आ जाएगा तो लिखेंगे कंडक्ट की लंबाई, कंडक्ट की लंबाई। ठीक, कंडक्ट की लंबाई और केबल की लंबाई, केबल की लंबाई ये आएगा। अब देख लीजिए तार स्थापन खंड क्या होता है, उसके बारे में एक एक के बारे में सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है। ठीक, अब देखिए मोटर के कितने स्थापन खंड होते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर सप्लाई गई, फिर आएगी किसमें, एस बी, एमएसबी में आएगा। ठीक, और एमएसबी के ही बगल क्या लगा होता है, डीबी लगा होता है। यहाँ से सप्लाई कहाँ चलेंगे, डीबी चलेंगे। ठीक, अब डीबी से सप्लाई प्रत्येक मोटर को दिया जाएगा। तो मान लीजिए मोटर के तो दीवार पे है, मोटर मान लीजिए यहाँ फाउंडेशन पे ऐसे रखा है, ये है मोटर, साफ निकला है, ये क्या है, मोटर है। ठीक, अब मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक हमको सप्लाई देना है, ठीक, मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक। अब ठीक, मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक सप्लाई देना है तो आपको बताया गया मोटर की जस्ट पीछे ही दीवार पे क्या होगा, मोटर का स्विच होगा और मोटर का स्टार्टर होगा। तो मोटर के लिए एक स्विच होगा जिसे हम कहेंगे मोटर स्विच या एस मोटर स्विच, और मोटर स्विच के ही बगल में होगा आपका इसका स्टार्टर होगा, स्टार्टर। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो डीबी और मोटर स्विच के बीच दूरी तो वहाँ पर दिया रहेगा लैब में या इंडस्ट्री में दिया रहेगा, लेकिन ये दोनों 5 है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है जान लीजिए। इनके बीच की दूरी 0.25 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, 0.25 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह रहेगी 0.25 मीटर मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच। ठीक, अब स्टार्टर से सप्लाई आना कहाँ है, स्टार्टर से, स्टार्टर चूंकि दीवार पे है, मान लीजिए ये दीवार, ठीक, ये दीवार है और ये मोटर है। तो दीवार पे स्टार्टर है तो स्टार्टर से पहले जमीन में जाएगा कंडक्ट पाइप, वहाँ जमीन जाएगा, जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर से होते होते हुए तब आ जाएगा मोटर के पास। तब ध्यान सुनिए, तो अर्थात पहला खंड जो होगा, पहला खंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई डीबी और मोटर स्विच के बीच, किसके बीच, या मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच पहला खंड, मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच पहला खंड है, ये प्रथम खंड हो गया। यह क्या है, प्रथम खंड, मोटर स्विच और मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच प्रथम खंड। यहाँ जो पाइप जाएगी वो दृढ़ पाइप रहेगी, इसके बीच जो पाइप जाएगी, ये जो कंडक्ट पाइप जाएगा वो क्या रहेगा, दृढ़ रहेगा। ठीक, दूसरा स्थापन खंड होगा मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच। दूसरा स्थापन खंड है मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच। तो यहाँ से जो कंडक्ट पाइप जाएगी यह होगी सुनम, ये क्या होगी, सुनम। ठीक, ये दूसरा स्थापन खंड हो गया। अब तीसरा स्थापन खंड है स्टार्टर और मोटर के बीच। तीसरा स्थापन खंड है, मान लीजिए, चलिए यह हो गया, ऐसे मोटर टर्मिनल में आ गया। तो ये हमारा अगला है किसके बीच, स्टार्टर और मोटर के बीच। यहाँ दो खंड होगा, एक दृढ़ कंडक्ट पाइप का, एक रहेगा दृढ़ कंडक्ट पाइप और एक रहेगा सुनम। अभी आपको बताया गया है पीछे ही, कहा गया दृढ़ कब तक रहेगा, जैसे ही स्टार्टर है दीवार पे, मान लीजिए भाई यह हो गया मोटर, ठीक, ये मोटर है, यहाँ स्टार्टर दीवार पे लगा है, तो मोटर जमीन पे है। ठीक, तो यहाँ से पहले स्टार्टर से उतरेगा कंडक्ट, आ जाएगी जमीन, मिल जाएगा। चलिए याद रखिए, और नीचे नहीं दिख रहा था, ध्यान से देखिए। यहाँ मान लीजिए स्टार्टर लगा है, ठीक, जैसे यही ऐसे स्टार्टर लगा है, मोटर यहाँ है, मान लीजिए जमीन है। ठीक, तो पहले स्टार्टर से जमीन तक पाइप आएगा, ठीक, और जमीन तक जब पाइप आ गई मोटर तक को पहुँचाना है। तो यहाँ स्टार्टर से आधार तक, मोटर के आधार होता है जमीन, जो आधार तक तो दृढ़ कंडक्ट पाइप है, और फिर 20 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जाएगा, अंदर होते हुए मोटर तक आएगा। तो जमीन के अंदर से मोटर तक आएगा तब वहाँ है सुनम पाइप,
और इसकी लंबाई फिर से कितनी होती है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। तो अर्थात हम देख रहा है कि स्टार्टर से मोटर के बीच दो खंड है, एक दृढ़ वाला एक सुनम वाला। और दृढ़ वाला कहाँ है? स्टार्टर से जब जमीन तक आएंगे तो दृढ़ पाइप, और फिर जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर जाने के बाद तो वहां से सुनम में पाइप आएगी। तो यही स्थापन खंड। कितने स्थापन खंड हो गए भाई? देखिए पहला स्थापन खंड है मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच, पहला स्थापन खंड वहां दृढ़ पाइप। दूसरा स्थापन खंड है मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच या सुनम में पाइप फ्लेक्सिबल। फिर तीसरा स्थापन खंड का है स्टार्टर व मोटर के टर्मिनल तक। तो स्टार्टर और मोटर टर्मिनल तक दो भाग बटा है। पहले जमीन तक आएंगे दृढ़ पाइप लेके, फिर उसके बाद जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर जाके जाएंगे सुनम पाइप लेके। यही 3 स्थापन खंड से गुजरना है। और इसकी बताया गया 1.2 मीटर तक। और कितने फाउंडेशन पे रखा जाता है मोटर? मोटर जो फाउंडेशन लिंक की ऊंचाई होती है वो 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर, चाहे 20 सेंटीमीटर रखो चाहे 50 सेंटीमीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वही स्थापन खंड में चलते हैं। तो हमने देखा बोला कि भाई पहला स्थापन खंड क्या है? मेन स्विच व किसके बीच? मोटर स्विच के बीच। तो लिखेंगे मेन स्विच व किसके बीच? मोटर स्विच के बीच। मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच, ये पहला स्थापन खंड। यही हुआ। ठीक। अब केबल संख्या भाई 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 ही जाएगा। 3 फेज है, 3 फेज है तो 3 ही जाएगा ना, RYB। तो जैसा क्वेश्चन में दिखाया जाएगा आपको। और कंडक्ट का प्रारूप क्या है? दृढ़, हार्ड। मतलब कौन सा कंडक्ट जाएगा? फ्लेक्सिबल वाला जाएगा या दृढ़ वाला जाएगा? कंडक्ट का प्रारूप हो जाएगा दृढ़। अर्थात किसके बीच? मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच दृढ़ पाइप जा रही है। कंडक्ट का माप, कंडक्ट माप अभी हम आपको लिखा जा रहा है भाई। यहाँ 16 mm का नहीं, 19 mm यूज होगा, 25 mm होगा, 31.5 mm यूज होगा, इसके ऊपर और आएगा। तो वो मान लीजिए 19 mm हो सकता है, 25 mm हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 19 mm ही रहेगा। क्यों? अभी बताएंगे। तो चलिए, और कंडक्ट की लंबाई भाई यहाँ से यहाँ तक जितने दूर तक रहेगा वो लंबाई वह क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर जितना ये रहेगा उसका इसी पूरा कर दिया जाएगा। जैसे मान लेना कंडक्ट लंबाई है 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर कंडक्ट लंबाई आ गया 2 मीटर। और उसके बाद हमको निकालना है केबल की लंबाई। तो ये कंडक्ट की लंबाई जो आई है केबल की संख्या से गुणा कर दो, तो यहाँ 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ये केबल की लंबाई होगी। अभी क्वेश्चन आएगा तो एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए, दूसरा हमारा जो इसका स्थापन खंड है वह है मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच। तो दूसरा स्थापन खंड में लिखेंगे मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच। ठीक। अब मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच, अब वहां भी केबल का 3 तार जाएगा, 3 फेज 3 वायर रहेगा, तो 3 वायर रहेगा। अब कौन सा है? सुनम में है कि दृढ़ है? सुनम में है। तो सुनम में ध्यान हम देंगे भाई, ये सुनम में रहेगा। ठीक। अब केवल 3 तार के लिए 19 mm, 3 तार वायर के लिए 19 mm। और कंडक्ट की लंबाई कितनी होगी? हमें बता दिया गया है। इनके बीच कितना होता है? 0.25 मीटर होता है। कितना होता है? 0.25 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.25 मीटर। अब निकालना है हमको केबल की लंबाई, इसमें गुणा कर दीजिए, 25 दिया 75, अर्थात 0.75 आ जाएगा। ये बातें हो गई। फिर उसके बाद अगला स्थापन खंड है थर्ड वाला। थर्ड 2 भागों में बटा है। ठीक। तो आइए थर्ड वाले में चलते हैं। तो थर्ड वाले स्थापन खंड क्या? स्टार्टर व मोटर के बीच। स्टार्टर व मोटर के बीच। तो तीसरा है स्टार्टर व मोटर के बीच। स्टार्टर व मोटर के बीच। स्टार्टर व मोटर के बीच। तो पहले क्या आएगा? दृढ़ पाइप आएगी, जमीन तक आएगी दृढ़ पाइप। और आपको बताया गया है, ध्यान समझ लें, बताया गया है कि स्टार्टर और मोटर से फर्श से कितनी ऊंचाई पे है? 1.25 मीटर ऊंचाई पे। या अगर सभी को एक ऊंचाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने भी टेढ़ पे है, एमएसबी और डीबी है, उसको भी टेढ़ पे कर सकते हैं। लेकिन नियम के आधार कितना रखेंगे? 1.25। ठीक। नियम जानते रहे और चाहे तो टेढ़ पे ही रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, दृढ़ है तो भाई हम 1.5 मीटर तक 1.25 जितनी ऊंचाई पर है धरातल से 1.25 मीटर ऊंचाई, 1.25 मीटर दृढ़ पाइप आएगी। तो
तो भाई यहाँ पे कौन सी पाइप है, दृढ़ है, तो कंडक्टिव प्रारूप में लिख देंगे, सॉरी भाई केबल की संख्या कितनी है। हाँ एक बात और जान लीजिए, अब स्टार्टर से कितने तार आएंगे याद कर लो। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाए हो तो स्टार्टर से 6 तार चलेगा, स्टार्टर से 6 वायर चलेगा। और कैसे चलेगा आप कमेंट अगर करना जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे चलेगा, या फिर अभी बताऊंगा तुरंत इसके बाद। चलो बता देते हैं। देखिए स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर आप पढ़े हैं मशीन में, ठीक। तो इसके पहले कॉम्बिनेशन वो स्टार होता है, दूसरे कॉम्बिनेशन में डेल्टा बनता है। जब स्टार होता है तो उसके लिए 3 तार अलग आते हैं, और डेल्टा करने के, हाँ चूंकि आपको पता है, देखो 6 तार कैसे हो गया, या मान लीजिए स्टार कनेक्शन है, ठीक। अगर कोई कनेक्शन ना करे मोटर के अंदर, ना तो स्टार बनाना तो डेल्टा बनाना। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, वह स्टार्टर में एक बार उसी कनेक्शन को स्टार बना देगा, उसी कनेक्शन के बाद डेल्टा बना देगा। तो मोटर में 6 तार जो मोटर के होते हैं, अगर मोटर के अंदर ही अगर स्टार कनेक्शन रहता है तब तो बाहर केवल 3 तार जाते हैं, ये देखो बाहर केवल 3 तार जाते हैं। अगर मोटर के अंदर स्टार नहीं है, हमको बाहर स्टार्टर के द्वारा उसका स्टार भी बनाना है और डेल्टा बनाना है, तब मजबूरी यह होगी पहले वाले फेज का स्टार मतलब दोनों टर्मिनल बाहर ले जाओ, दूसरे वाले फेज का भी दोनों टर्मिनल बाहर ले जाओ, तीसरे फेज का भी दोनों टर्मिनल बाहर ले जाओ। देखो यह देखो कितने तार, 1 2 3 4 5 6। अब मोटर के अंदर ना तो ये स्टार है ना तो डेल्टा है। अब बाहर वहाँ स्टार्टर में पहले स्टार भी बनेगा, फिर जब मोटर रनिंग करने लगे फिर डेल्टा कर देंगे। तो अर्थात तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, मोटर से 6 तार बाहर जाते हैं और स्टार्टर के द्वारा ही स्टार्टिंग स्टार हो जाता है, उसके बाद डेल्टा बन जाता है। उसके बाद क्या होगा, डेल्टा बन जाएगा, जिससे मोटर भाई अपना स्पीड करने लगेगा। इसलिए इसका कनेक्शन स्टार डेल्टा जब स्टार्टर होता है तो मोटर कनेक्शन स्टार्टर के द्वारा किया जाता है, इसलिए 6 तार ले जाया जाता है। तो याद रहे जब स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा तब स्टार्टर से 6 तार आएगा। उसके बाद ड्यूअल स्टार्टर में केवल 3 तार जाएगा, ड्यूअल स्टार्टर में 3 तार। ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में भी 3 तार है, याद रहे, ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हो चाहे ड्यूअल स्टार्टर कोई भी स्टार्टर हो 3 तार रहेगा, लेकिन स्टार डेल्टा जब स्टार्टर रहेगा तो कितने तार रहेंगे, 6 तार रहेंगे, याद रहे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टर और मोटर्स के बीच मान लो 3 तार है, स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं है तो 3 तार, ठीक। अगर कौन सा पाइप रहेगा, दृढ़ रहेगा, दृढ़ रहेगा, और दृढ़ है। अब 3 तार जा रहा है भाई 19 mm भी रहेगा। अगर मान लीजिए 3 तार में लिखते 6 तार लिख देते तो ये 25 mm हो जाता। अभी लिखा रहा है मोटाई के। फिर उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होगी भाई, जितना स्टार्टर से नीचे फर्श आएगी कितना है, 1.5 मीटर रखे तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर 25 मीटर लिखे तो 1.25 मीटर लग दो, तो भाई ये है 1.25 मीटर। अब इसी में पूरा कर दोगे, 6 × 30, 6 × 12, 12 × 15, फिर 6 × 6, 6 × 7, कितना 7.5 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 तार और किसके लिए क्या है, जब जमीन पाएगा, जमीन के अंदर 20 सेंटीमीटर गहराई कहाँ जाएगी, मोटर तक, वो सुनम पाइप जाएगी। तो भाई हम सुनम लिखेंगे, इसके 2 खंड में बताया गया सुनम। और सुनम इसका कितनी मोटा, 6 तार मोटाई कितनी रहेगी, 25 रहेगी। और आपको पता है इसकी दूरी फिक्स है कितना, 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर कर देंगे। और इसी किसमें पूरा कर देंगे, 12×6 = 7.2 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको पता चल जाएगा टोटल केबल की लंबाई लिख लें। फिर 19 mm कितना है दृढ़, फिर 19 mm सुनम कितना है, फिर 25 mm दृढ़ कितना है, 25 mm सुनम कितना है, सब नीचे लिख लें। इस प्रकार हमको कंडक्ट व केबल की लंबाई पता हो गई। हमारा क्या था, 5वां स्टेप था। अब 6वां सबसे लास्ट स्टेप है सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। तो सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन है, तो लास्ट स्टेप है इसका, आप सब इसकी हिसाब ले लीजिए, हो गए। चलिए आते हैं इसका हम सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। हाँ फ्रेंड देखिए, यहाँ पहले सामग्री का आगरण से पहले हम ये जान लें कितने mm की मोटाई कंडक्ट लगेगी, और कितना मोटाई का अगर कंडक्ट है तो उसमें कितने तार जा सकते हैं।
जैसे 2.5 mm के लिए अलग मोटी केबल होगी, 4 mm के लिए अलग मोटी केबल होगी, 6 mm स्क्वायर के लिए अलग मोटी केबल होगी, 10 mm स्क्वायर के लिए एल्यूमिनियम चालक, यहाँ हम एल्यूमिनियम चालक पीवीसी एल्यूमिनियम चालक मान लीजिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कंडक्ट है तो यहाँ पे 16 mm वाला कंडक्ट नहीं प्रयोग किया जाएगा, जब भी प्रयोग होगा 19 mm वाला, क्योंकि यहाँ कंडक्ट की माप एल्यूमिनियम चालक के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, इसके नीचे प्रयोग ही नहीं, भले करंट कम हो, करंट भले 0.5 0.6, लेकिन आपका यहाँ पे कंडक्ट की माप जो स्टार्ट होगी 19 mm से। जैसे हमने एक टेबल बनाया, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि टेबल पूरा कैसे याद होगा, हमें नहीं पता है, तो हम आपको टेबल ना याद करना पड़े, कुछ 3-4 लाइनें के लिए याद करने पड़े, उसके लिए हमने बनाया। जैसे आपके केबल की मोटाई mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर के एल्यूमिनियम चालक है, 4 mm स्क्वायर के एल्यूमिनियम चालक है, 6 mm स्क्वायर के एल्यूमिनियम चालक है, 10 mm स्क्वायर के एल्यूमिनियम चालक। ये कब प्रयोग किया जाएगा, कितनी करंट पे, ध्यान दो। अब केबल हम 2 प्रकार प्रयोग करेंगे, एक सिंगल कोर का केबल और एक 3 कोर का केबल। अभी बताया जाएगा 3 कोर केबल कब प्रयोग करेंगे। 3 कोर केबल तब प्रयोग किया जाएगा जब हम मेन स्विच से डायरेक्ट अंडरग्राउंड से ले जाके तब मोटर स्विच के दें, तब वहां पर 3 कोर प्रयोग करेंगे। जब अंडरग्राउंड किया जाएगा, अंडरग्राउंड ना करके सरफेस अगर कंडक्ट वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप सिंगल कोर का केबल का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुने, अगर सिंगल कोर का केबल प्रयोग किए, करंट अगर 24 एम्पीयर तक है, 0 से लेकर 24 एम्पीयर तक अगर करंट है, तब हम 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम चालक प्रयोग करेंगे। राइट, अब आ जाए, अगर करंट 24 से ज्यादा और 30 से कम हो, 30 एम्पीयर से, तब हम केवल कौन सा प्रयोग करेंगे, 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम चालक प्रयोग करेंगे। अगर करंट 30 से ज्यादा 37 से कम हो, तब हम 6 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम चालक प्रयोग करेंगे। 37 से ज्यादा 51 के बीच अगर करंट आ गई, तब हम 10 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग करेंगे। तो किसके लिए था, सिंगल कोर का केबल प्रयोग करें। अगर मान लीजिए 3 कोर का प्रयोग किए हो, 3 कोर के लिए तब ये होगा। आई बस अब आइए जानते हैं कि तारों की संख्या। अगर 3 वायर है, इसके लिए 2.5 mm स्क्वायर केबल प्रयोग किए, 3 तार है तो उसके लिए 19 mm का हम केबल प्रयोग करेंगे। अगर 4 mm स्क्वायर का केबल है मोटाई का, तो 6 तार जा रहा है, 6 तार तक भाई 4 mm, देखो 4 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक के लिए 6 तार, 2 तार 3 तार 4 तार 5 तार 6 तार तक, 4 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक 1 से लेके 6 तक अगर जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 mm मोटाई का कंडक्ट प्रयोग करेंगे। और 4 mm स्क्वायर के लिए 6 mm स्क्वायर अगर मोटा केबल है तो उसके लिए 25 mm प्रयोग करेंगे। उसमें केवल कितना तार जा सकता है, 4 तार जा सकता है। और 10 mm का अगर मोटी केबल है तो उसके लिए कंडक्ट की मोटाई कितनी रहेगी, 5 mm रहेगा। उसमें मैक्सिमम कितना तार ले जा सकते हैं, 5 तार ले जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो अर्थात 3 तार के लिए 19 mm, 6 तार के लिए 25 mm, 4 तार जा रहा है 25 mm, किसके लिए, जब 6 mm की मोटी केबल रहेगी। 5 तार का प्रयोग किया जाएगा जब 10 mm का मोटी केबल रहेगी, तब उसके लिए 5 mm का हम प्रयोग करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सर इसके दोबारा में बताऊंगा। इसलिए बताया गया क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी जहाँ कंडक्ट वायर की गणना कर रहे थे। तो चलिए अगला हमारा स्टेप है, इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक, ये थोड़ा छोटा हो गया था, ये 3 है भाई, 2 नहीं है। ठीक, अब आइए चलते हैं लास्ट स्टेप में हमारा। लास्ट स्टेप में, ठीक है, तो ये देखते हैं लास्ट स्टेप है सामग्री का आवरण एवं मूल्यांकन। तो भाई सामग्री का ये भाई 6 स्टेप है, सामग्री का आवरण एवं मूल्यांकन। इस बार फिक्स हो सकता है भाई ये क्वेश्चन है, आपको बता दें मेरा अनुमान इसलिए कर रहा है क्योंकि इस बार जितना क्वेश्चन बनेगा हर बुक का, हर सब्जेक्ट का, वो आपके शुरुआती के 3 से 4 चैप्टर ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेजों में इतनी ही पढ़ाई हुई है। तो आप सब लोग शुरुआती के 3 से 4 चैप्टर जितने हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उसको कंप्लीट तैयार रखिए।
पहला पेपर देने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई लास्ट तक नहीं पूछा कि शुरुआत के 3 से 4 चैप्टर पूछा है। क्यों? क्योंकि इतना ही शुरुआत में डिप्लोमा कॉलेज पढ़ाया गया था, तब तक कॉलेज का लॉकडाउन हो गया था। तो आप सब कोशिश करिएगा शुरुआती 3-4 चैप्टर अच्छे से तैयार रखिए और बाकी तैयार तो रखेंगे, ठीक है। तो सामग्री का आगमन मूल्यांकन, तो भाई सामग्री का आगमन मूल्यांकन के लिए आपको टेबल तो पता ही है। तो पहला हम लिखते हैं क्रम संख्या, पहला क्या होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है सामग्री का नाम और विवरण, सामग्री का नाम व विवरण, तीसरा स्टेप होता है मात्रा इकाई आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री में 2 कॉलम बताया गया था, एक कॉलम था भाई मात्रा का, एक कॉलम था इकाई का, ठीक, मतलब इसका मात्रा क्या होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दर, फिर था मूल्य, फिर था टिप्पणी, यही बात है, इतनी बात है। दर को हम लिखते हैं रुपया में, मूल्य भी रहेगा रुपया में। तो टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। और 2 कॉलम है मात्रा इकाई, यहाँ फिर क्या होगा भाई पहला जो सामग्री होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या है, चौथा क्या होगा, ये मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक बार यहाँ बताओ वहाँ बताओ, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अब भाई टाइम भी तो सेव करना है, आप सबका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी सामग्री में जो मूल्य आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे सामग्री मूल्य, सामग्री मूल्य जो आएगा यहाँ लिख के इतना ही छोड़ दीजिए, इसके आगे श्रम लागत होगा प्रश्न क्या है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी पूछता नहीं, इतने भी टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो श्रम लागत अगर निकालना है तो 20%, आकाशीय में 5% यह होता है। तो दोस्तों हमने यह जाना कि इंटरनल वाले के क्या स्टेप होते हैं, सॉरी पावर वाले के क्या स्टेप होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। पहला प्रकार होता है केवल 1 नोटर दे दें, दूसरा प्रकार होता है कई नोटरें दे दें। हम दोनों के बारे में जानेंगे एक करके, और आपको इस वीडियो में जहाँ भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ आया है, कृपया कमेंट करें। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस कमेंट का जवाब डायरेक्ट न देकर डायरेक्ट वीडियो दूंगा और आपका नाम लेके दिया जाएगा। और जितने लोग ये सोचें कि सर हम कमेंट कर रहे हैं आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो भाई आपका जवाब जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पे आऊँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने। सबसे पहले आपके कमेंट को पढ़कर सभी के जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को जितना हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।